अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईदार के। हमारे मौज़ूआत हैं वीडियो के। एक तो ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने एक बयान दिया है जिसमें उसने कहा कि मैं 1.25 साल जेल में रहूं और डील और ढील की बात जो है वो ना की जाए और अपना मुंह बंद रखें। दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम बात करेंगे ऑपरेशन की कि अज़्म व इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है वो जैसे उन्होंने कहा है वज़ीर दफ़ा साहब ने कि ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, टारगेट बेस ऑपरेशन है। और तीसरे नंबर के ऊपर मुख्तलिफ जो है सियासी जमातें, उनमें इस ऑपरेशन के नाम से हलचल मच गई हैं और वो क्यों मची है और ये ऑपरेशन के क्या वजूहात हैं वो बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे आज बिलावल साहब ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया एक मरतबा फिर, तो ये किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक गलत है, इसका हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परवेज़ इलाही साहब की। परवेज़ इलाही साहब ने जो बयान दिया है, ये परवेज़ इलाही साहब को याद रखना चाहिए कि मंजे हुए पुराने सियासतदान हैं, लेकिन भुट्टो दौर से आज तक हम लोग देखते आए हैं, इवन भुट्टो दौर से पहले भी अगर सिकंदर मिर्ज़ा दौर के से हम ले लें तो हमेशा सियासतदानों को जेलों में रहना पड़ रहा है, हमेशा से। ये परवेज़ इलाही साहब मुशर्रफ साहब के साथ होते थे, यही परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो फिर आसफ़ अली ज़रदारी के साथ भी देखे गए, यही परवेज़ इलाही साहब जो है वो अपना फिर इमरान खान साहब के साथ भी देखे गए, यही परवेज़ इलाही पहले नून लीग के साथ भी होते थे। तो इस तरह ये अगर हम देखें तो परवेज़ इलाही साहब की जो है ना वो बात कि जनाब डील और ढील नहीं देखनी चाहिए, हमेशा सियासतदान ऐसे ही कहते हैं और फिर उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि फिर वो डील भी नज़र आती है और डील भी नज़र आती है। तो हम लोग देखते हैं कि ज़ियाउल हक दौर के अंदर जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ियाउल हक के साथ थे, फिर उसके बाद जब असलम बेग साहब तशरीफ़ लाए तो बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर को हुकूमत मिली और उसके बाद उनकी हुकूमत चली गई। और उसके बाद फिर इस तरह हमने देखा कि फ़ौज से तल्लुकात के बाद नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर दी। फिर इस तरह आसफ़ अली ज़रदारी है, वो अगर कहते हैं कि जनाब मेरा फ़ौज से कोई तल्लुक़ नहीं है, तो उनकी याद दहानी भी करवा दें कि वो अपना मुशर्रफ दौर के अंदर जो कुछ होता रहा वो देखते रहे और उसके बाद फिर कियानी दौर के अंदर जो कुछ हुआ और फिर ये अपना इमरान खान के दौर के अंदर ये सारी बातें उस वक्त भी सेनेट इलेक्शन के अंदर जिस तरह फ़ौज के साथ मिल के और फिर जो कुछ करते रहे ये सब जानते हैं। तो लिहाजा डील और ढील की बातें नहीं हैं, आप लोग फ़ौज के साथ भी रहे और अब फ़ौज के अगेंस्ट चल रहे हैं या फ़ौज को साथ मिला के जो भी कर रहे हैं, ये तो आपका अपना ज़मीर जानता है ना। डील और ढील की बातें तो सारी दुनिया करेगी और सियासतदानों के मतलब ये बातें होती रहती हैं। और फिर सबसे बढ़ के यही सियासतदान आज नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि ये फ़ौज के साथ मिल के हुकूमत में आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के हुकूमत में आए हैं। तो बात ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बहुत गए थे। तो सूरत हाल यही है कि हर एक ने उस बहती गंगा में हाथ धोए हैं जिसका जिक्र अपना परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं। इस बहती गंगा के अंदर आपने भी हाथ धोए हैं और फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट या सिविल इस्टेब्लिशमेंट को कह लें, ये तमाम इदारे तमाम लोग मिल के ये हुकूमतें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। फिर एक की किसी के साथ मुखालफत हो जाती है तो चलते हैं, लेकिन सियासतदानों ने हर दौर में जेलें देखी हैं। इन जेलों को काटने से कोई नतीजा आज तक नहीं निकला, बल्कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और इन इदारों को भी सोचना चाहिए क्या सियासतदानों को जेलों में रखना इनके मुफाद में है, पाकिस्तान के मुफाद में है या पाकिस्तान के मुफाद के ख़िलाफ़ है। नवाज शरीफ को जब जेल में डाला गया था तो कहा जाता है उस वक्त पाकिस्तान तरक्की के अरूज पे जा रहा था और बहुत जल्द पाकिस्तान की तरक्की की मनाजिल तय कर लेनी थी, लेकिन नतीजा ये निकला कि नवाज शरीफ को फिर जब घर भेजा गया थ्रू कोर्ट, पहली मरतबा अदालतों के ज़रिए जब हमने नवाज शरीफ को घर भेजा तो देखा कि पाकिस्तान जैसे तबाह हुआ और आज भी वो तबाही जो है ना वो हमारे गले पड़ी हुई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन अज़्म व इस्तेहकाम की। तो ये टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशन बताया जा रहा है और वज़ीर दिफ़ा ने इसके ऊपर बात की है और उनका कहना है कि ये टारगेट बेस्ड ऑपरेशन कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, ये सिर्फ उन जगहों पर ऑपरेशन होगा जहाँ पर हमें इंटेलिजेंस मालूमात होंगी। लेकिन जो फजलुर रहमान साहब हैं उनके दावे कुछ और हैं। उनका कहना है कि मैं बात करूंगा अफ़गानिस्तान से, मैं बात करूंगा तालिबान से, तो इसका मतलब ये है कि आपके तालिबान के साथ राब्ते हैं।
آپ نے افغانستان کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں تو پھر آپ نے پہلے کیوں نہیں کیے؟ تو اس آپریشن کی نوبت کیوں آئی؟ جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے مجھے طالبان الیکشن نہیں لڑنے دے رہے، وہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، تو آج کیسے طالبان آپ کے دوست ہو گئے؟ یا آپ صرف اور صرف طالبان کی حمایت لینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں حمایت حاصل ہو؟ یہ جو چیزیں ہیں فوج کے ساتھ اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ہر کسی کو بھتے کی پرچی مل رہی ہے، اور وہ بھتہ مافیا بنے ہوئے ہیں طالبان والے، تو ان کے خلاف اگر کوئی آپریشن کرنے جا رہا ہے یا کوئی برسرے پہ کار ہے تو اس کو حمایت کرنی چاہیے، نہ کہ مخالفت کرنی چاہیے۔ اس وقت اے این پی نے دعویٰ کیا پنجاب کے اندر آپریشن شروع کیا جائے، تو بالکل میں بھی اس کی حمایت کرتا ہوں کہ پنجاب میں بھی ایسے عناصر موجود ہیں جن کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، مگر کیا پنجاب سے شروع کرنا چاہیے؟ پنجاب میں اتنی کوئی تباہی والی بات نہیں، یہاں پر ایڈمنسٹریشن پھر بھی بہتر ہے بنسبت کے پی کے تو میں سمجھتا ہوں پنجاب کے باقی صوبوں کی نسبت بھی بہت بہتر ہے ایڈمنسٹریشن جو کہ کنٹرول کر رہی ہے، مگر کے پی کے اندر حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں، جہاں کا وزیر اعلیٰ خود یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے اگر گندم اٹھانی ہو تو مجھے بھی وہ پرچی پے کرنی پڑتی ہے، تو پھر میں اٹھا سکتا ہوں، تو باقی صوبے کا کیا حال ہوگا؟ تو میرا خیال نزدیک جو ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ خود بھی سوچے، اور بلاول صاحب کو بھی چاہیے کہ بات کرنے سے پہلے سوچیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔